हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है हमारे अक्ष द मेगा अक्ष सीरीज पर। हम कर रहे थे 30 डेज चैलेंज और ये है हमारा डे नंबर 5। डे 5 इसलिए है क्योंकि ये है क्लास 11th का लेक्चर और ये है बेस्ड हमारे चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारी दो इम्पॉर्टेंट फैमिली जो कि है बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, जिसे हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। और बाकी के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यानी कि इन दोनों के अलावा जितनी हमारी फैमिलीज रह जाती हैं वो है आपके 12th क्लास के सिलेबस के अंदर। तो 11th क्लास में आपको सिर्फ दो फैमिलीज को कवर करना है, जिसमें से एक तो है हमारी बोरॉन फैमिली और दूसरी है हमारी कार्बन फैमिली। सो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है वो नोटिफिकेशंस आपके पास खुद ब खुद आ जाए। बेल आइकन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जस्ट वीडियो के नीचे। उसकी हेल्प से क्या होता है, जिस टाइम पर वीडियो डली है वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पॉपअप करके आ जाती है भी वीडियो डल चुकी है, आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं भी जो पीरियोडिक टेबल है। जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टूडेंट्स क्लासिफाई करते थे तो हम कहते थे एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक, है ना। तो एस ब्लॉक को तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हमने हाइड्रोजन चैप्टर भी ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब जो हमारा चैप्टर है वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं और वो एलिमेंट्स स्पेसिफिकली पी ब्लॉक के अंदर ही क्यों आते हैं, इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों नाम दिया गया, क्यों कहा गया। जरूरी थोड़ी ABCD बोल देते, पी ही क्यों बोला, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कहाँ पर एंटर करता है, जो आउटरमोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पी ऑर्बिटल के अंदर जब एंटर करता है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कन्फिग्रेशन होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो होती है NS2 NP126 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर हमारी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वो होती है NS2 NP126। पी ब्लॉक के अंदर कौन से ग्रुप्स आते हैं तो हम देखते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, पी ब्लॉक के अंडर आते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 हमारा होता है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये सब तो मैंने आपको याद करवा ही रखा है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है ग्रुप 13 के। ऐसे ही हम ग्रुप 14 के लिखेंगे, ऐसे ग्रुप 15 के लिखेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे ग्रुप 16 के लिखेंगे, 17 के लिखेंगे और 18 के लिखेंगे। तो ये जितने भी ग्रुप आपको पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, आपने अपने घर में भी लगाया होगा, जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है उसके घर पे पीरियोडिक टेबल तो आम सी बात है देखना, है ना। तो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, ये आपको देखने को मिलते हैं राइट हैंड साइड पे पीरियोडिक टेबल के। और ये ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जितने एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे किसके अंडर आते हैं, ये फॉल करते हैं पी ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर फॉल करते हैं, पी ब्लॉक के अंदर फॉल करते हैं। अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। देखिए मैंने बोला था अभी इन सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी NS2 NP126, है ना। जो ग्रुप 13 है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP1। ग्रुप 14 की होती है NS2 NP2। ग्रुप 15 की होती है NS2 NP3। ग्रुप 16 की होती है NS2 NP4। ग्रुप 17 की होती है NS2 NP5 और ग्रुप 18 की होती है NS2 NP6। अब आप कहोगे NP7 होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा पी ऑर्बिटल कितने होते हैं टोटल 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। एस ऑर्बिटल कितने होते थे, एस एक ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे उसमें 2। पी के कितने होते हैं, पी के 3 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इन 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो देखो ग्रुप 13 के अंदर पी जो ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 के अंदर पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। ग्रुप 15 में कितने हैं,
3 इलेक्ट्रॉन्स हैं p ऑर्बिटल में। ग्रुप 16 में कितने हैं? 4 हैं। ग्रुप 17 में कितने हैं? 5 है। और ग्रुप 18 में कितने हैं? 6 है। और मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल कितने होते हैं? p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 ही होते हैं। और देखो ग्रुप 18 में मैक्सिमम 6 ही भरे गए हैं, है ना। टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। तो ग्रुप 13 के जितने एलिमेंट्स हैं, बोरॉन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, गैलियम ले लो, इंडियम ले लो, थैलियम ले लो, इन सब के माय डियर स्टूडेंट्स आप देखोगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? p वाले में 1 होंगे। कैसे होंगे? अब आप कहोगे मैम ये सारों के लिए अगर सेम है तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू होती है पीरियड की वैल्यू, जो पीरियड होता है उसकी वैल्यू पुट की जाती है ना। n की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड पीरियड है, 3 होगी तो थर्ड पीरियड है, 4 होगी तो फोर्थ पीरियड है। अब बोरॉन के लिए जो बोरॉन होता है वो सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2s2p1। एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी? 3s2 3p1, ऐसे ही 4s2 4p1, ऐसे चलता रहेगा। ये हम आउटर मोस्ट शेल की लिख रहे हैं, ठीक है। बोरॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है। तो कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 2s2 2p1। देखो यही है 2s2 2p1, बाहर वाले शेल की 2s2 2p1। ऐसे ही एल्यूमिनियम की लिख लेंगे। सॉरी, एल्यूमिनियम का हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर? एल्यूमिनियम का होता है 13। इसकी लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखो बाहर वाले की कितनी है? 3s2 3p1। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा? आउटर मोस्ट होता है जो बाहर वाला होता है। बाहर वाला कौन सा? थर्ड शेल है। ये तो अंदर वाले हो गए फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। सेकंड शेल में एस के भी हैं, पी के भी हैं। थर्ड वाले में एस के 2 हैं, पी के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आपको मैंने बता दी। एन की वैल्यू क्या होती है? अभी कौन सा पीरियड है? बोरॉन कौन से पीरियड में बिलोंग करता है? सेकंड में, तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दो। एल्यूमिनियम किस में करता है? थर्ड में, तो 3 पुट कर दो। गैलियम फोर्थ में, तो 4s2 4p1। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी। मैंने आपको ये बता दिया अभी पी ब्लॉक जो है उसके अंदर जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, और एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो 3 में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। क्लियर है? पक्का क्लियर है? फटाफट से पहले तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो जो मैंने आपको लिखवाया है। अब लिख लो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन लोड कर लेते हैं, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं। द एलिमेंट्स इन विच, यही लिख लेते हैं, the elements in which last electron enters in p orbital। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कितनी होती है? NS2 NP126। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। अब कई स्टूडेंट्स को होता है एटॉमिक नंबर याद नहीं रहता, तो याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए अब मैं आपको बता दूं, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती है, हीलियम की होती है 1s2। बाकी जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मतलब जो पी ब्लॉक के अंडर लाए करते हैं, उन सब की क्या होती है? 2s2, लाइक 2s2 नहीं सॉरी, NS2 NP126। n की वैल्यू तो आप पीरियड के अकॉर्डिंग डालोगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को छोड़कर सब पे अप्लाई होती है। अब आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये आपको मैंने एलिमेंट्स नोट करवा दिए हैं, आप सबने नोट कर ही लिए होंगे। तरीका मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर जो 3rd है पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बता दिया है शॉर्टकट। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर आप सर्च करिए यूट्यूब पर पीरियोडिक टेबल बाय शौर्य ग्रोवर, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, जो मैंने ये सर्कल लगाए हैं ये सारे क्या है? ये सर्कल वाले सारे हैं मेटलॉइड, सर्कल वाले सारे मेटलॉइड हैं, और जो ये इस तरफ है ये बिना सर्कल वाले, दीज आर मेटल्स, और ये जो इस तरफ है बिना सर्कल वाले, ये हैं नॉन मेटल्स। ठीक है,
ये तो मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इनको याद करने का तरीका। आपको इतना तो पता ही है बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, अप टू 20 तो सब याद करते ही है ना। 5 होता है, कार्बन का 6, इसका 7, 8, 9, 10 है ना। एल्यूमिनियम का कितना होता है? एल्यूमिनियम का होता है 13। तो अगर आपको बोरॉन का सिर्फ अप टू 10 याद है, उसके बाद आप कैसे कर सकते हो? ऐड आपने करना है 8, 18, 18, 32। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। जैसे बोरॉन का 5 है तो इसमें 8 जोड़ो एल्यूमिनियम का आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। 13 में 18 जोड़ो गैलियम का आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31। 31 में फिर 18 जोड़ो इंडियम का आ जाएगा, ये हो जाएगा 49। फिर इसमें 32 जोड़ो आ जाएगा थैलियम का, ये हो जाएगा 81। ऐसे ही अगर आपने इनका निकालना है तो 6 में कितने जोड़ो? 8 जोड़ो, इसका आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। 14 में 18 जोड़ो, इसका आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। इसमें जोड़ो कितने? 18, तो इसका आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 50। और ये कितना हो जाएगा? 82 एंड सो ऑन। आप इस तरह से बाकी सबके कैलकुलेट कर सकते हो। तो पी ब्लॉक के अंदर आपने क्या फॉर्मूला याद रखना है? आपने करना है 8, 18, 18, 32। ठीक है, पहले वाले का याद कर लो, उसके बाद इजी हो जाएगा। फिर एक एक चाहे बढ़ा देना, सिर्फ एक में अप्लाई कर दो, फिर एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे, फिर आप नोट करोगे मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो इसको इस तरह से बना ही लीजिएगा ताकि आपके लिए क्या हो जाए? ईजी हो जाए। फटाफट से इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा हमारी जनरल चीज़ें जो हमें पता होने चाहिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन से ग्रुप्स आते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी और ये भी बता दिया था इनमें से मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं और मेटलॉइड्स कौन से हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि जो हमारा चैप्टर जिस पे बेसिकली बेस्ड है। हम क्या करने वाले हैं? इन सारे ग्रुप्स को स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली क्लास 11th में आपको ग्रुप 13th और ग्रुप 14th को स्टडी करना है और ग्रुप 15th से लेकर ग्रुप 18th के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम स्टडी करते हैं क्लास 12th के चैप्टर पी ब्लॉक में। तो हमने जो इसके अंदर स्टडी करना है वो है बोरॉन फैमिली यानी कि ग्रुप 13 और यानी कि कार्बन फैमिली जो कि हमारी क्या है? ग्रुप 14 है। तो शुरू करते हैं हम हमारी ग्रुप 13 यानी कि बोरॉन फैमिली से। तो अभी मैंने आपको ये भी लिखवाया ही था, ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं, इसको तो पहले नोट कर लो। सेकंड चीज देखिए क्या है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया था, इसका 5 होता है। उसके बाद क्या है? 8 ऐड करो, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 ऐड करो, तो एटॉमिक नंबर आप बता सकते हो। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले बोरॉन फैमिली की क्या? बोरॉन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो हम ये देखते हैं जनरली, जो हमें मतलब हम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जो होती है, जिसे हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं भी, जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। ये तो हमें पता ही है ना, डाउन द ग्रुप आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम देख के बता सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले बोरॉन फैमिली की ये आती है भी, बोरॉन फैमिली में आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। और सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी बोरॉन फैमिली की? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसे मैं कह सकती हूँ, वो होती है +3। एल्यूमिनियम की होती है +3, गैलियम की होती है +3, इंडियम की होती है +3 और +1 दोनों, और हमारी थैलियम की होती है +1। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड है। भी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज करती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों है? इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहो तो वो होती है NH2NP1। बोरॉन फैमिली की यही होती है, मतलब बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो आउट ऑफ 1 नहीं होगा, सॉरी, बाहर वाले पूरे शेल में 2 तो S के होंगे और 1 P का होगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे।
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी? जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, तो बोरॉन क्या एक्वायर कर लेगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर लेगा। अब देखो, मैंने ये तो बोल दिया अब इनमें +3 है, लेकिन इसमें +1, और जो हमारा थैलियम है वो +1 क्यों शो करता है? वो +3 क्यों नहीं शो करता? क्वेश्चन ये राइज करता है और पेपर में भी पूछा जाता है। इसका रीजन आप लिखोगे, बी इंडियम एंड थैलियम शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? क्वेश्चन ये राइज करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है जब हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें। अब देखो, जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी ना, तो आप देखोगे बोरॉन की क्या होगी, सेकेंड पीरियड में है तो 2s2 2p1, ये थर्ड में है तो ये n की वैल्यू 3, यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, यहाँ क्या आएगा 6s2 6p1। अब बोरॉन में क्या है, देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p1। जब बोरॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स s के और 1 इलेक्ट्रॉन p का, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब थैलियम की बात करते हैं ना, तो अगर आपने देखा होगा, आपने जो मतलब पीरियोडिक टेबल चैप्टर है या एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी, वो याद होगा अगर आपको। कुछ ऐसे था, 1s 2s 3s 4s ऐसे करके आप लिखते थे। फिर यहाँ आएगा 2p 3p, मैं कहती थी ऐसे जाओ, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। याद आया? अगर आप वैसे देखोगे ना, अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आप वैसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 6s2 के बाद ना अपना d वाला भी ऑर्बिटल आता है, f वाला भी ऑर्बिटल आता है, और फिर 6p1 आता है। ठीक है, ये तो मैं 6 शेल की बात कर रही हूँ तो मैंने इकट्ठे लिख दिया, लेकिन इनके बीच में जब आप ऐसे फिल करने लगोगे तो आपको डी वाले भी मिलेंगे, एफ वाले भी मिलेंगे। उससे क्या होता है, जो थैलियम होता है ना, उसके अंदर जो 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, जिसके कारण ये जो ns2 वाले ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन बोरॉन में क्या होता है, ये जो ns2 वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये p वाले और ns2 वाले दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से ये +3 दिखाता है। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, डी के भी आ जाते हैं, एफ के भी आ जाते हैं, फिर 6p1 आता है ना, तो न्यूक्लियस इनसे ज़्यादा हेल्ड होता है, इस वजह से वो इनको पार्टिसिपेट नहीं करने देता बॉन्डिंग में, जिसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर करते होते तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ही शो कर रहा है, 1 ही पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस वजह से +1 शो करता है और वो +3 शो करते हैं। तो ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर है जो आपसे पूछी जा सकती है, वो ये है इसी से बोरॉन BCl3 बना देता है, लेकिन थैलियम TlCl ही बनाता है। TlCl3 क्यों नहीं बनाता? रीज़न यही है क्योंकि बोरॉन क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा देता है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, बना कैसे देखो, बोरॉन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की आपको पता है -1, तो इसका चार्ज इसके पैर में, इसके पैर में क्या होगा, BCl3। अब आपको पता है जो थैलियम है वो क्या शो करता है, +1, क्लोरीन क्या करता है -1, तो ये क्या बन जाएगा, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका इसके पैर में, तो TlCl बन जाएगा। लेकिन बोरॉन क्या बनेगा, BCl3 बनेगा। रीज़न यही है क्योंकि थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। क्यों होती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? पक्का क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, व्हेन ns2 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज नॉन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी को नोट करेंगे जो कि हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, वो है एटॉमिक रेडियस। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप देख चुके हैं, एटॉमिक रेडियस जनरली जो हम स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, डाउन द ग्रुप अगर आप आओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे यानी कि रेडियस बढ़ेगा। कैसे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल, पहले तो हम अपनी वही लिख लेते हैं, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला।
अब एक खुद सोच के देखो, बोरॉन के अंदर आप देखोगे तो 2 शेल्स होंगे, जैसे फिर आगे देखोगे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। न्यूक्लियस से बाहर तक का डिस्टेंस उसका एटॉमिक रेडियस होता है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्या होता है, शेल्स बढ़ते हैं। मतलब जो ऊपर वाला है, मान लो जैसे उसका ये है 2 शेल्स हैं, फिर नीचे आओगे तो उसके 1 2 3 शेल्स हैं। तो ऐसे ऐसे आप देखो कि डिस्टेंस देखो बढ़ता जाएगा ना, नीचे आओगे शेल्स बढ़ेंगे। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, जो जनरल ट्रेंड हम देखते हैं वो ये होना चाहिए भी, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, थैलियम का होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये ट्रेंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 3rd चैप्टर पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। बोरॉन का सबसे कम, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का उससे ज़्यादा, फिर इंडियम का उससे ज़्यादा, फिर थैलियम का। बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए था भी एल्यूमिनियम का गैलियम से कम है, क्योंकि गैलियम के अंदर शेल्स बढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम के अंदर शेल कम है, गैलियम के अंदर शेल ज़्यादा है। नीचे नीचे जाओगे शेल बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, लेकिन गड़बड़ यहाँ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे आप नीचे जाओगे, जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे ना, तो गैलियम के अंदर आपको क्या है, डी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। और डी ऑर्बिटल 3d10 की क्या होती है, देखो डी ऑर्बिटल्स की पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो गैलियम है उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। होना क्या चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन डी ऑर्बिटल की एंट्री के कारण, क्यों डी ऑर्बिटल एंटर किया, क्योंकि अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे डी ऑर्बिटल आएगा, तो डी ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग के कारण इसका क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शन केस। ठीक है, स्टार मार्क लगाएंगे और यहाँ पर लिख भी लेंगे, गैलियम हैज़ लेस एटॉमिक रेडियस देन एल्यूमिनियम ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पक्का क्लियर है। अच्छा, एक तो हमने ये लिख लिया, 3rd लिख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि है हमारी डेंसिटी सॉरी, डाउन द ग्रुप जाते हो तो डेंसिटी आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सीधा लिख लीजिएगा, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और बॉइलिंग पॉइंट लिखो, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। लिख दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, अब मैंने आपको एटॉमिक रेडियस का जो एक्सेप्शन है वो आपको बताया, ट्रेंड। उसके बाद डेंसिटी बताई भी, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज करेगी। फिर बॉइलिंग पॉइंट बताया, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। मान लो आपसे वो डेंसिटी का ऑर्डर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, थैलियम की, फिर उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और बोरॉन की क्या होगी, सबसे कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हो तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ऐसे अगर बॉइलिंग पॉइंट का पूछे तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बोरॉन का होगा, क्योंकि नीचे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले इन तीनों को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारी 5th फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर देखिए अब क्या होता है, बेसिकली जैसे बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट भी करता है, लेकिन इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कारण एक छोटा सा हमें फर्क देखने को मिलता है। वो छोटा सा फर्क क्या है, आइए वो देखते हैं। फिर जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे ना, तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बोरॉन मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, तो मतलब गैलियम तक जाओगे तो डिक्रीज करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, एकदम से सडन इंक्रीज ले लेगा। तो इसकी जो हम देखेंगे भी, पहले डिक्रीज कर रहा है, यानी कि बोरॉन का सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम का, उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद क्या होगा, एकदम से सडन इंक्रीज ले लेगा। ठीक है, सडन इंक्रीज क्या ले लेगा, भी पहले तो डिक्रीज कर रहा था, इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका कम, फिर कम 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 हो रहा था, लेकिन अब एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थैलियम आ जाएगा, उससे ज़्यादा इंडियम का, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, गैलियम का हो जाएगा। मतलब बोरॉन से गैलियम में जाते जाते तक वो डिक्रीज कर गया, फिर वो एकदम से इंक्रीज कर गया। जब वो एकदम से इंक्रीज करेगा तो थैलियम का कम होगा, इंडियम का कम होगा, और गैलियम का सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए गैलियम वहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट में तो सीधा डिक्रीज दिखाओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले डिक्रीज है फिर इंक्रीज है। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम देखते हैं पॉलिंग स्केल की हेल्प से। अगर आपको इनकी डेफिनेशन चाहिए भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो ये हमारा 3rd चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें मैंने इन डिटेल सब बताया है। अब देखो, पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये सब चीज़ें इसमें आपको सीधा चीज़ें बताई जाती हैं भी, ये ट्रेंड था, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी।
पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यहाँ पर उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना स्ट्रेस नहीं होता, केमिकल पे होता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल तो आप ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेते हो, इस वजह से। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। किसी ने इन डिटेल करना है तो प्लीज़ जाके आप 3rd चैप्टर को सर्च करके पढ़ सकते हो। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता देती हूँ। पॉलिंग स्केल की हेल्प से करेंगे। ऐसे वी बनाना है। अब अपने ये लगा दो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा किसका दिखाओगे आप? देखो ऐसे ऐसे कर लो इसको, है ना। सबसे ज़्यादा किसका होगा? बोरॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद किसकी होगी? थैलियम की, फिर किसकी होगी? इंडियम की, फिर किसकी होगी? गैलियम की, और फिर किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। तो ये ट्रेंड आपका किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको बनाना है W, लेकिन ये W कुछ ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है। अब लगाते हैं। पहले क्या है? बोरॉन है, ठीक है, फिर यहाँ एल्यूमिनियम, फिर यहाँ गैलियम, फिर यहाँ इंडियम, और फिर यहाँ थैलियम। अब फिर से ऐसे डॉटेड लाइन बना लो। सबसे ज़्यादा किसका? बोरॉन का। उसके बाद किसका? थैलियम का। उसके बाद किसका? गैलियम का। उसके बाद किसका? एल्यूमिनियम का। और लास्ट में किसका? इंडियम का, ठीक है। पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट करोगे, फटाफट से पहले इसको पॉज करके क्या कर लो? नोट कर लो। अब देखो रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? यहाँ पर गैलियम और एल्यूमिनियम का तो रीज़न वही होगा, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, पुअर शील्डिंग के कारण ही ये सब होता है, सॉरी। तो यहाँ पर भी पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही होता है। थैलियम का क्यों ज़्यादा है इंडियम से? इसका रीज़न होता है ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 4f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण। इन दोनों में तो डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग के कारण गैलियम का ज़्यादा हो गया। थैलियम का इंडियम से ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि पुअर शील्डिंग हो जाएगी 4f इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप ऐसे याद करोगे, ये आप ऐसे याद करोगे। क्लियर है? ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सबको क्या कर लोगे? नोट कर लोगे माय डियर स्टूडेंट्स। रीजन चाहे तो इसका नीचे लिख लेना। गैलियम का क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके अंदर पुअर शील्डिंग है किसकी? 3d10 की। और थैलियम का क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पुअर शील्डिंग है किसकी? 4f की। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लो। अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि बोरॉन फैमिली की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद एयर। भी क्या बोरॉन फैमिली के मेंबर्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं? तो आइए देखिए, इम्प्योर बोरॉन जो है वो एयर के अंदर ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन जो प्योर बोरॉन है ना वो लेस रिएक्टिव होता है विद एयर। तो ध्यान रखिएगा, अगर इम्प्योर बोरॉन है तो वो क्या बना लेगा? ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन अगर प्योर बोरॉन है वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, बोरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है। अब देखिए एल्यूमिनियम क्या करता है? एक ऑक्साइड की बहुत ही थिन लेयर अपने सरफेस पे बना लेता है। बोरॉन का तो हमें पता चल गया अभी इम्प्योर कर सकता है, प्योर नहीं कर सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम जब भी ऑक्साइड बनाता है तो वो एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेता है ताकि वो अटैक से बचा रहे। तो एक जनरल उसने हमें दे दिया है, ई का मतलब यहाँ पर क्या है? एलिमेंट है। बोरॉन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को आप क्या करोगे? जब एयर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो ऑक्साइड बनाएगा। बोरॉन का जैसे आपको पता है क्या होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। कोई भी एलिमेंट है, हमें पता है बोरॉन फैमिली का है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाँ, थैलियम की +1 होती है, नो डाउट होती है, वो तो चलो एक्सेप्शन हो गया ना, बाकी सबकी तो +3 होती है। ऑक्सीजन की -2 होती है। तो इसका चार्ज इसके पैर में जाएगा, इसका चार्ज इसके पैर में, यानी कि E2O3 बनेगा, है ना। तो इस तरह से बना। अब इसके नाइट्राइड्स लेकिन जो होते हैं वो EN बनाते हैं, उसके पैर में नहीं आएगा वो। ठीक है, जो नाइट्राइड्स होते हैं। क्यों अब ऐसा होता है? जो ये एलिमेंट है बोरॉन फैमिली का है तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, थैलियम इज एक्सेप्शन। नाइट्रोजन की -3 होती है, तो ये एक दूसरे के पैर में जाएंगे, क्या होगा? E3N3 यानी कि E1N1। ठीक है, इसलिए ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3 बनता है और इसके नाइट्राइड का बनता है EN। क्लियर है? ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे। अब E की जगह पर आप एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कलीज। भी एसिड और एल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है? तो बोरॉन तो रिएक्ट ही नहीं करता, ना एसिड के साथ ना एल्कली के साथ। इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर वो रिएक्ट नहीं करता।
लेकिन खास बात देखिए, जब एल्यूमिनियम जो है वो एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2 लिबरेट करता है, लेकिन जब वो किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे वो वाटर लिबरेट करेगा। तो ये आपके जो दो रिएक्शंस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। खासियत भी देखिएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 लिबरेट करेगा और एल्कली के साथ करेगा तो वाटर लिबरेट करेगा। तो इन दोनों केमिकल प्रॉपर्टी को नोट करिए। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आती है केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट, जो कि है रिएक्शन विद नॉन मेटल। एक चीज़ बताऊंगी, अभी जो मैंने सेकंड आपको रिएक्शन करवाई ना, उसमें मैंने आपको बोला भी एसिड के साथ करता है और फिर अल्कली के साथ करता है। मैं गलती से अल्कली बोल बैठी, दैट वाज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों एसिड की रिएक्शन करवाई थी। HCl के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम तो H2 प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ करता है तो वाटर प्रोड्यूस करता है। एल्कली के साथ आप ये रिएक्शन नोट कर सकते हो। यहाँ पर मेटल की जगह पर, अब मेटल कह रही हूँ, यहाँ पर M की जगह पर आप एल्यूमिनियम लिख सकते हो। तो एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O देता है NaM, यानी कि Al आ जाएगा यहाँ पर O2 प्लस H2। तो यहाँ पर भी अपना H2 लिबरेट होगा। तो ये रिएक्शन अल्कली के साथ है, ठीक है। अब आप देखते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होती है? तो हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ हमारे थैलियम को छोड़कर बाकी सारे ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, यानी कि EX3 बनाते हैं। X की जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाओगे। हमारा थैलियम क्यों नहीं बनाता ट्राई हैलाइड? क्योंकि थैलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1 और बाकी सबकी क्या होती है +3। इसलिए बाकी सारे क्या बना लेते हैं, ट्राई हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो ट्राई हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करोगे। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हम हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर जो है बोरॉन फैमिली के बारे में। बोरॉन फैमिली का हमने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जी हाँ, ये लेक्चर आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो नहीं डल रही थी, अब वीडियो डालनी शुरू कर रही हूँ। तो मतलब इट्स लाइक 2 पार्ट्स में वीडियो इसलिए डल रही है क्योंकि पहले मैंने इसके इंडिविजुअल लेक्चर्स आपको नहीं दिए थे। ये चैप्टर आपको फर्स्ट टाइम करवाया जा रहा है और ये कुछ आपको, आप देखोगे जब आप मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लोगे और आप जब NCERT रीड करोगे तो आप बहुत क्लियर कट होगे, आपको आता होगा क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट्स में बनाया क्यों है मैंने, एक पार्ट में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर एक पार्ट में बना देती और ये सारा याद करने वाला पोर्शन है तो आपको डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक्सेप्शंस, जो कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी देखी होंगी, वो याद करनी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगी पहले आप आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक कवर करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बोरॉन फैमिली के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन को, और हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट फैमिली जो कि है कार्बन फैमिली। 2 ही लेक्चर्स में आपको मिलेगा और ये फिनिश हो जाएगा। हाफ हमारा चैप्टर हो गया, हाफ ही रह गया है। सो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, हमारा जो होगा वो डे नंबर 6 के नाम से, उसमें मिलेगी। ये डे 5 की वीडियो है, डे 5 फॉर क्लास 11th एंड डे 6 इज ऑल्सो फॉर क्लास 11th। पी ब्लॉक 2 लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर करना है, इसको NCERT से रीड ज़रूर करना है, क्योंकि NCERT की इनऑर्गेनिक की लाइन एज इट इज़ क्वेश्चन में आपको मिल जाती है, ठीक है। सो अच्छे से इसको रीड करेंगे NCERT से, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और रिएक्शंस को माय डियर स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 बार लिख कर देखो, क्योंकि रिएक्शंस एक बार ही याद करने की ज़रूरत होती है, बाद में तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद आ ही जाता है भी हाँ जी आपने इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है। ध्यान रखना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए। जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होगा तो सारा काम आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। सब हम मिलेंगे हमारे डे 6 वाले लेक्चर पी ब्लॉक के अंदर, जो कि क्लास 11th का है। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।